नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू को हम पढ़ रहे हैं और यह आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी टीचर का हो, बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा के नाम से जो फेमस है, या फिर बिहार एसएससी हो, या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर जो है 50 तक कवर कर लिया है। यह सेट नंबर 1 है और हिस्ट्री के क्वेश्चन को यह कवर करता है। एनसीईआरटी के हिस्ट्री के क्वेश्चन को यह कवर करता है। सेट 1 के हमने जो है 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अभी हम जो है 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से जो है पढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो अशोक का जो धम्म का विचार था, धम्म की जो नीति थी, उस नीति को प्रसारित करने के लिए अशोक ने अपने राजदूत को कहाँ कहाँ भेजा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जगह पर भेजा। सीरिया में भी उसने भेजा अपने राजदूत को, मिस्र में भी भेजा और श्रीलंका में भी भेजा। यानी अशोक के जो धम्म की नीति थी, उस धम्म के नीति को प्रसारित करने के लिए अशोक ने इन सभी जगहों पर अपने राजदूत को भेजा। यहाँ तक कि श्रीलंका में अशोक के द्वारा जो है, अशोक का जो पुत्र महेंद्र था, अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है अशोक ने श्रीलंका में भेजा, ताकि जो है अशोक के जो धम्म की नीति थी उसको प्रसारित किया जा सके। और अशोक के बारे में एक दो पॉइंट आप याद रखेंगे कि भारत में जो अशोक के द्वारा शिलालेखों पर जो धम्म के प्रचार प्रसार से लेकर और सारी नीतियों को लिखवाने का काम जो शुरू किया गया शिलालेखों पर, तो उस काम का प्रारंभ सबसे पहले जो है अशोक के द्वारा किया गया। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो अशोक के द्वारा किया गया है। वहीं एक क्वेश्चन और है, चूंकि धम्म की जो नीति है वो धम्म की नीति बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म को जो है मानने लगा था कौन? अशोक। तो इस बौद्ध धर्म को मानने के पीछे क्या रीजन था? तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था। इसी से जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये जो है वर्णन दिव्यावदान एक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही पुस्तक है दिव्यावदान। उसी में जो है ये वर्णन मिलता है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है अशोक ने उपगुप्त नामक जो है बौद्ध भिक्षु से ली थी। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो राजकुमार होते थे, यानी जो राजा का बेटा होता था, उसको अक्सर जो है राज्यपाल या फिर गवर्नर का जो है पद दिया जाता था। तो ये आप याद रखेंगे। और एक दो पॉइंट याद रखेंगे कि मौर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और इस मौर्य साम्राज्य के स्थापना के पीछे जो है चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाणक्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, और एक नाम और है कौटिल्य भी है। तीनों नाम जो है चाणक्य का ही है, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में प्रधानमंत्री का पद भी संभालते हैं। तो इनके द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। चाणक्य की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है, इस पुस्तक को आप याद रखेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा जाता है ये अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति की पुस्तक है। इसमें प्योर राजनीति की बात की गई है कि एक राजा का शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जिक्र है। तो राजनीति की पुस्तक है ये अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट को आप याद रखेंगे।
वहीं मौर्य साम्राज्य का अगर अंतिम शासक पूछे तो वो भी आप याद रखेंगे, बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और इस बृहद्रथ की जो है हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है, फिर शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो नंद वंश को हरा करके, नंद वंश का समाप्त करके जहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है, वहीं जो है मौर्य साम्राज्य का अंत करके फिर शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो आप सीक्वेंस जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता था? भारत को उपमहाद्वीप जो है कहा जाता था, उसका रीजन क्या था? तो सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन क्या है कि बड़े आकार के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता था, तो हाँ ये सही है। दूसरा है कि समुद्र पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, यानी ये भी आकार को ही दर्शा रहा है, तो ये बहुत बड़े आकार के कारण जो है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता था। तो हाँ ये दोनों कथन सही है, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो जो महाजनपद काल था उसमें अनाज रखने के लिए जो है जिस पात्र का यूज किया जाता था उसे चित्रित धूसर मृद भांड कहते थे। एक तरह से मिट्टी का ही बर्तन होता था जिसपे जो है अलग अलग कलर कर दिया जाता था, तो उसे ही चित्रित धूसर मृदभांड कहते थे, जिसमें कि अनाज रखने के लिए यूज किया जाता था पात्र के रूप में महाजनपद काल में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि महाजनपद काल का समय क्या था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था? तो ये अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इससे मिलती है कि भारतवर्ष जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था। उसमें से 3 महाजनपद बिहार में ही थे। इन तीनों का आप नाम याद रखेंगे। 3 महाजनपद कौन कौन थे? एक तो अंग महाजनपद जो कि वर्तमान में भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है। दूसरा मगध महाजनपद जो कि वर्तमान में गया और पटना वाला क्षेत्र है। और तीसरा जो है बज्जी महाजनपद जो कि वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा वाला क्षेत्र है। तो 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद तो बिहारी में थे। तो बस एक आप याद रखेंगे, कोई भी टर्म्स अगर आए तो वो समय जो है किस समय का है ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपि जो होते थे उनका क्या महत्व है? तो पूरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें से सत्य कथन चुनना है कि कौन कौन सा पूरा कथन जो दिया हुआ है, कौन कौन कथन इसमें से सही है। तो इसमें से सारे कथन जो है सही है कि पांडुलिपि का क्या महत्व था। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों पर ये चर्चा करती थी पांडुलिपि, इस कारण पांडुलिपियों का महत्व था, ये कथन जो है सही है। दूसरा है कि ये राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, यानी राजा के जीवन के बारे में पता चलता था पांडुलिपि के माध्यम से, ये भी सही है। तीसरा है कि धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, तो हाँ इसमें धार्मिक मान्यता व्यवहार उस समय का क्या होता था, तो ये भी जो है पांडुलिपि बताने का काम करता था। और स्तंभ लेखों के अध्ययन में भी पांडुलिपियों की जो है काफी भूमिका रही है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि सत्य कथन चुनना था। तो सत्य कथन जो है डी है कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो पांडुलिपि के बारे में है कि पांडुलिपि चूंकि हाथ से लिखे जाते थे तो इसीलिए इसको पांडुलिपि कहा जाता था। और पांडुलिपि जो लिखा जाता था तो प्रायः जो है ताड़ पत्र यानी ताड़ का जो पत्ता होता है उस पर लिखा जाता था। यह हिमालय के क्षेत्र में एक पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है, भुर्ज या कहीं कहीं भोजपत्र भी इसको कहते हैं, भोजपत्र। तो भुर्ज या फिर भोजपत्र पर जो है लिखा जाता था, हाथ से जो है तैयार किया जाता था पांडुलिपियों को। और इन सब पांडुलिपियों का यूज तो हमने देखा है कि किन किन जगहों पर जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो कुषाणों की जो है दूसरी राजधानी मथुरा रही है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुजुल कड़फिसेस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा जो है कौन हुआ है? कनिष्क हुआ है। कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा कनिष्क हुआ है। और कुषाण वंश की हम राजधानी देखें तो कुषाण वंश की स्टार्ट में राजधानी जो रहती है वो पुरुषपुर या फिर पेशावर रहती है।
फिरोजपुर या फिर पेशावर होती है, लेकिन बाद में जाकर के कुषाणों की दूसरी राजधानी जो है ये मथुरा बन जाती है। और मथुरा एक तरह से जो है धार्मिक केंद्र के रूप में भी उस समय उभरता है, जो कि बौद्ध विहार या जैन मंदिर भी यहाँ मथुरा में उस समय काफी बनवाए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरिकमेडु नामक प्राचीन पत्तन या फिर बंदरगाह भी जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अरिकमेडु जो उस समय का प्राचीन पत्तन था वो पुदुचेरी में स्थित है। कहाँ है? पुदुचेरी में स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो जातक कथाओं का संकलन जो है बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये जातक कथा, और जातक कथा में लगभग 600 कहानियों का इसमें संग्रह देखने को मिलता है। विश्व की प्राचीनतम ये लिखित कहानियां जो है मानी जाती हैं जातक कथा। और अगर इन कथाओं के माध्यम से मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ नीति और धर्म के बारे में भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं जातक कथाओं के माध्यम से। और जातक कथा देखें हम तो बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध ग्रंथ जो कि त्रिपिटक में बटा हुआ है, त्रिपिटक का मतलब 3 जो है ग्रंथ है। 3 ग्रंथ कौन कौन है? तो एक तो है आपका विनय पिटक, दूसरा है आपका अभिधम्म पिटक, दूसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक, और तीसरा है आपका सुत्त पिटक। तो इन तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म जो त्रिपिटक है, तो इस तीनों पिटक में से जो सुत्त पिटक है, उस सुत्त पिटक का भी जो एक भाग है खुद्दक निकाय, सुत्त पिटक का भी एक भाग है खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय का ही पार्ट है ये जातक कथा। तो अगर इतना डीप में क्वेश्चन पूछे कि जातक कथा जो है किसका भाग है, तो सुत्त पिटक की खुद्दक निकाय का जो है भाग है जातक कथा। और बौद्ध धर्म की या फिर बहुत सारी कहानियों का ये संग्रह है जातक कथा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत या तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बिल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिल्लाल कहा जाता था। जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बिल्लाल कहा जाता था। एक तरह से कृषि जमींदार का एक विशिष्ट वर्ग था, और ये संगम युग के दौरान जो है देखने को मिलते हैं ये बिल्लाल। जहाँ बड़े भूस्वामी को बिल्लाल कहा जाता था, वहीं जो हलवाहा होते थे, हलवाहों को क्या कहा जाता था? उन्नवार कहा जाता था। उन्नवार हलवाहों को कहा जाता था। अब भूमिहीन मजदूर को जो है दास या फिर कड़ैसियार या फिर अधिमई कहलाते थे। तो ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, बीपीएससी टीचर में भी, तो आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, अधिमई कौन होते थे? तो अधिमई जो है भूमिहीन होते थे। अधिमई कौन होते थे? भूमिहीन या फिर भूमिहीन मजदूर को जो है अधिमई कहते थे। वहीं उन्नवार जो है साधारण हलवाहा को कहते थे, और बिल्लाल तो जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बिल्लाल कहते थे। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कांधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनना है। तो अफगानिस्तान में जो कांधार अभिलेख मिला है उसके बारे में जो है सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन क्या है कि अभिलेख पर यानी कांधार अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये कथन सही है कि कांधार अभिलेख अशोक से संबंधित है। और दूसरा क्या है कि इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। तो नहीं, अफगानिस्तान का जो कांधार अभिलेख है वो जो है ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया है, ये कथन गलत है, बल्कि यूनानी व अरमाइक लिपि और भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से दूसरा कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सत्य है, दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह से जो हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया। फिर जो है हम 20 क्वेश्चन को और पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक सेट में टोटल 80 क्वेश्चन जो है जीएस का दिया हुआ है, बाकी 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का दिया हुआ है। 100 क्वेश्चन का सेट है, तो हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 80 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, 20 क्वेश्चन और बच गया है सेट 1 में। फिर हम मिलते हैं, धन्यवाद।